हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना। उसके पहले जो हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सबसे पहले इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है, दो क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। उसके बाद हम लोग आज का जो वीडियो है या तो लेक्चर कह सकते हैं, ये जो आधारित है मेथड ऑफ चार्जिंग पे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताए थे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वन डायमेंशनल बोला जाता है, एक टू डायमेंशनल, एक तीसरा क्या, एक थर्ड डायमेंशनल यानी थ्री डायमेंशनल, है ना। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। अब देखो, सबसे पहले क्या बात हम करने वाले थे कि जैसे एक पॉइंट चार्ज होता है, सारा अमाउंट का चार्ज जो है वो एक पॉइंट पे केंद्रित रहता है, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो 10 कूलम चार्ज है, वो एक पॉइंट पे ना रह करके पूरा में बिछा हुआ है, पूरा में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और वैसे ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट को फिर कैटेगराइज किया गया तीन पार्ट में, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। तो इसमें हम लोग बात किए थे वन डायमेंशनल में क्या चीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल था। टू डायमेंशनल में क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए था। और तीसरा क्या चीज था, रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बाई क्या चीज था, वी था। इसी के ऊपर आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, दो कर लेंगे, एक तो लिखा हुआ है, दूसरा हम लोग देते हैं। पहले इसको ट्राई कीजिए, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। कह रहा है कि स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में डाटा है उसको पहले लिखिए। तो 5 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, एसआई में कन्वर्ट कीजिए, यानी 5 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 31.41 माइक्रोकूलम। इसको भी एसआई में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 31.41 × 10⁻⁻6 कूलम, है ना। अब कह रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालने के लिए तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q बाई ए। तो Q के जगह पे हम वैल्यू रखेंगे और उसके बाद A के जगह पे वैल्यू रखा जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो R का वैल्यू है और उस पर स्क्वायर है। ऑन सॉल्विंग वी गेट, हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग आ जाएगा 1000 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि टू स्फीयर हैव देयर रेडियस इन द रेशियो 1:2। कंपेयर द सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम इज 1:2। कह क्या रहा है कि दो स्फीयर हैं और वो कैसा है स्फीयर, तो एक का रेशियो उसका दिया हुआ 1:2, मतलब एक पहला स्फीयर अगर एक है तो दूसरा स्फीयर दो है, यानी दुगना है। तो मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस r है, माना गया है ना। तो दूसरा स्फीयर का रेडियस तो हो जाएगा 2r हो जाएगा, है ना। अब उसके ऊपर कह रहा है और क्या दिया हुआ डाटा कि इस पे मान लेते हैं चार्ज Q1 है, तो Q1 को मान लेते हैं Q, तो दूसरा पे जो चार्ज होगा Q2 वो हो जाएगा 2Q, क्योंकि रेशियो जो है चार्ज का वो भी 1:2 में है। अब आपसे सवाल कर रहा है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो हमें पता है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कैसा होता है, यानी कि दोनों का निकालना है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2। और सिग्मा निकालने के लिए हमको क्या यूज में आता है फॉर्मूला, Q बटा A। तो इसका एरिया निकाल लेंगे A1 यानी 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया निकाल लेंगे A2 यानी 4 पाई और R के जगह पे 2R का स्क्वायर। तो A2 आ गया कितना, 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब सिग्मा 1 इसका निकालो, तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, चार्ज बटा एरिया, तो चार्ज बटा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सिग्मा 2 निकालिए तो कितना हो जाएगा, चार्ज बटा एरिया इतना हो गया। अब ये इसका रेशियो निकाल दो, तो इसका रेशियो हो जाएगा, तो ऊपर में लिख देंगे Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब कितना है इधर जी, सिग्मा 2 में Q डिवाइडेड बाई 16 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो Q बटा 4 पाई आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2/1, दैट इज 2:1। एक बार फिर से समझिए, है ना,
क्या दिया हुआ था, 2 स्पेयर है, उसका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1:2, मतलब पहला का अगर 1 है तो दूसरा का दुगना होना चाहिए, तो एक का r मान लिया तो दूसरा का 2r हो गया। और ठीक चार्ज का भी रेशियो दिया हुआ है 1:2, तो एक को हम q मान लिया तो दूसरा का 2q हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालें, इसका निकाल दें, इसका सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2, और दोनों को कंपेयर करने के लिए कह रहा है तो रेशियो निकाल दिए। ये है आपका, नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग है ना। क्लासिकल 3 मेथड होता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के साथ लेते हुए अगर बात करें तो 5 मेथड है। पहला मेथड है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कि हम लोग रबिंग मेथड भी बोलते हैं, है ना, मेथड। दूसरा जो है वो कंडक्शन है। तीसरा जो है वो क्या है, इंडक्शन। चौथा जो है फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड। और 5वां जो है वो थर्मो इमिशन मेथड, थर्मो इमिशन मेथड ऑफ चार्जिंग। पढ़ना तो इतना ही है जी, है ना। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार मेथड ऑफ चार्जिंग जो है 3 होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया। एक 2 और है मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार, एमपी, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड और थर्मो इमिशन मेथड। बात यहाँ पे ये है कि मेथड ऑफ चार्जिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, चार्जिंग तो हमें करने के लिए आता है ना। सुनिएगा और समझिएगा कि चार्जिंग, पता है कि कैसे कोई बॉडी चार्ज होता है, ये तो हम लोग जान चुके हैं, है ना, कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, है ना। तो बात ऐसा है कि उसका तरीका कितना है, तो उसका तरीका 5 है। अब 5 में अब पांचों को हम लोग 1 by 1 डील करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मेथड। हेडिंग बना दीजिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मेथड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसको रबिंग मेथड भी बोलते हैं। रबिंग का मतलब ही होता है घिसना, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो इसमें है क्या चीज, पहले इसका स्टेटमेंट देख लो। व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से उसको रगड़ा गया। देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम एग्जिस्ट, ड्यू टू दिस एक बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज। अच्छा समझिए इसको, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 बॉडी है ना, ये दोनों का कलर एक अलग अलग है, दोनों अलग मटेरियल का है बना हुआ है, ऐसा मानना है ना। और अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इससे डिफरेंस है। हो सकता है इसका मजबूत हो, इसका कमजोर हो, या इसी का मजबूत है, इसी का कमजोर है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मेथड अप्लाई करते हैं, रबिंग मेथड, यानी रब किए, इसको घिस दिए, तो मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉन टूट के इसमें चला आया, इसका इलेक्ट्रॉन टूट के जब इसमें आया तो जिस पर आ गया उसको वो नेगेटिव चार्ज हो गया, और जिससे चला गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो वही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी है ना। यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों बॉडी चार्ज हुआ था, जब हम रब किए थे तो दोनों बॉडी चार्ज हुआ, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। यहाँ से टूट के इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो ये नेगेटिव, और ये वाला कौन सा, पॉजिटिव चार्ज हुआ, है ना। और दोनों सेम अमाउंट में चार्ज हुआ, ये भी बता रहे हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ ले लिए हैं मटेरियल, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैराडे सीरीज, है ना, जो कि अभी सिलेबस में हटा दिया है इसको। समझिए इसको, इधर पॉजिटिव चार्ज लिखे, इधर नेगेटिव चार्ज। देखो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ोगे तो सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव। क्यों, तो इसका प्रोटॉन, इसका पॉजिटिव चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रॉन टूट के इसमें चिपक गया होगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ठीक उसी तरह से ड्राई हेयर को कॉम्ब के साथ रबिंग करोगे तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव। ठीक, और ये देखो टीएमएच में एग्जांपल है कि कैट स्किन को आप रबिंग करते हो किसके साथ, एबोनाइट रॉड के साथ, तो कैट स्किन पे पॉजिटिव और एबोनाइट रॉड पे क्या चीज आ जाता है, एबोनाइट रॉड पे आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को देखते हुए ये पता कर रहे हैं कि ये और ये लगभग जो है दोनों मटेरियल जो रबिंग में भाग ले रहा है, यानी कि वो दोनों इंसुलेटर है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि क्या इंसुलेटिंग बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। यस, बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी
मेथड। क्लियर हो गया। जैसे क्लाउड्स वगैरह जो चार्ज होते हैं वो भी फ्रिक्शन से चार्ज हो जाता है ना। और भी है एग्जांपल, कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, उसके बाद उसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर के नज़दीक ले जाते हैं, अट्रैक्ट करता है। तो ये भी मेथड कैसा है, रबिंग प्रोसेस का है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगला जो हेडिंग है ना, नेक्स्ट हेडिंग ओ बनाइएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। नेक्स्ट हेडिंग आपका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। हाँ, तो आज देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, है ना। सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मेथड था, उसको हम लोग डील कर लिए थे। अब जाकर के चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कंडक्शन जो वर्ड लिखा हुआ है, कंडक्शन का मतलब होता है फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी, है ना। फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी है। तो अब देखिए क्या है, ये एक चार्ज्ड बॉडी है कि व्हेन अ चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विथ अनदर चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी, देन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आफ्टर सम टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाता है तो चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, है ना। आइए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे मान लो कि इसका मेथड क्या है, कंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को चार्ज करने का। मान लेते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम कंसीडर किया, मार्केट से मतलब लेकर के चले आए, कौन सा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अमाउंट में होगा, है ना। अब इस बॉडी को हमें चार्ज करना है जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल है। तो हमें कौन सा मेथड से करना है, तो कंडक्शन, तो कंडक्ट करवाएं यानी फिजिकल कांटेक्ट करवाएं। फिजिकल कांटेक्ट करवाते हैं तो ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी पहले से जो ला करके हम रखे हैं उसका कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज जहां फिजिकल कांटेक्ट बना है वहां से न्यूट्रल बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिसके वजह से अब इस न्यूट्रल बॉडी में नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है। अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो फिर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और बॉडी हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। इतना बात समझ में आया। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि अगर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लिए तो हमारा बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी है जिसको हमें चार्ज करना था वो भी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मार्केट से लाएंगे तो हम जो न्यूट्रल बॉडी कंसीडर किए हैं वो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। इसमें फिजिकल कांटेक्ट का होना नेसेसरी है। अब सवाल कभी कभी ये भी आता है कि इसका ही नेगेटिव चार्ज इसमें क्यों फ्लो होता है, इसका क्यों नहीं इधर फ्लो हो जाता है। तो हम बोलेंगे इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। चार्ज का हमेशा फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। या आप दूसरा सेंस में भी समझ सकते हैं, या इसमें नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, तो रिपल्सन हो रहा होगा बॉडी में, है ना। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल कर रहे होंगे। तो ये बॉडी का नेगेटिव चार्ज सोच रहा होगा कि अगर कहीं जगह मिले तो हम बाहर निकल जाए, तो ये जो फिजिकल कांटेक्ट हुआ तो ये बाहर निकल जाता है। इसमें तो रिपल्सन है नहीं उतना, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, एक दूसरे से वो अट्रैक्ट करके बैलेंस किए हुए हैं, है ना। तो वही चीज़ पूरा लिखा हुआ था। तो ये बात समझ में आ गया, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कंडक्शन। क्या क्या कंडक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग समझेंगे। पहला चीज कि दोनों ऑब्जेक्ट जो कि एक चार्ज कंडक्टर है यानी कि चार्ज बॉडी है और जिस बॉडी को चार्ज करना है न्यूट्रल बॉडी, दोनों जो होना चाहिए वो मेटालिक होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंडक्शन बोथ बॉडीज आर एट सेम पोटेंशियल एंड इट्स नेचर ऑल्सो सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बॉडी जो ये वाला था और दूसरा बॉडी जो हम इसको चार्ज कर रहे थे, जब इसको हम फिजिकल कांटेक्ट करवाए थे उसके बाद फिर हम सेपरेट कर दिए, है ना। सेपरेट करने के बाद देखिए ये बॉडी नेगेटिव चार्ज कंडक्टर था तो ये भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कंडक्टर हो गया, मतलब दोनों का नेचर सेम हो गया। और इसका चार्ज इधर की ओर तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। तो वही लिखा हुआ है ना, कि तब तक करते रहेगा यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंडक्शन, कंप्लीट होने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो करना बंद हो जाएगा। और अगर आप नेगेटिव चार्ज बॉडी कंसीडर किए हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज कंडक्टर आप लिए हैं तो आपका न्यूट्रल बॉडी भी नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या है
कि इसका नेचर दोनों का सेम, और दोनों का नेचर सेम है तो क्या होगा, दोनों का नेचर अगर सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेगा। अब बात ये आ जाता है कि दोनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना कितना है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ बॉडीज मे और मे नॉट बी सेम, है ना। हो सकता है दोनों पे सेम भी हो सकता है दोनों में डिफरेंस भी हो। अब सेम कब होगा और डिफरेंस कब होगा ये देखिए, अगर इफ शेप साइज मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, है ना, यानी कि इसका रेडियस, जैसे देखो ये चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर मतलब ये बॉडी चार्ज है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है ना, और ये न्यूट्रल है, ये क्या चीज है, न्यूट्रल। तो अब इसको फिजिकली कंडक्ट करवाया गया, यानी कि कंडक्ट करवाने के बाद क्या होता है, आफ्टर कंडक्शन अब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पे भी Q/2 बचा और जो बॉडी न्यूट्रल था उस पे भी Q/2 आ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका शेप साइज और मटेरियल दोनों कंडक्टर का क्या चीज था, सेम था। फिर से समझिए इसको, है ना, इंपॉर्टेंट है कि अगर एक चार्ज बॉडी है उस पर चार्ज Q है और एक न्यूट्रल बॉडी है और दोनों का ये सारा कंडीशन सेम है, तो अगर हम फिजिकली कांटेक्ट करवाएंगे, कांटेक्ट करने के बाद आफ्टर कंडक्शन दोनों बॉडी पर इक्वल अमाउंट में चार्ज बचेगा। अगर इसका रेडियस चेंज होता तो उसके लिए एक फॉर्मूला अभी जस्ट बताएंगे, है ना। एक और देखिए समझिए कि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना, उस समय हम बता चुके थे कि अब रेडियस अगर अलग अलग है तो कंडक्शन के बाद, रेडियस अगर अलग अलग है तो कंडक्शन के बाद ये होता है कि दोनों बॉडी पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों बॉडी पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है ना। वो किस तरह से होता है, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेडियस। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कंटेनर ज़्यादा बड़ा उसमें चार्ज ज़्यादा रखाएगा, जो कंटेनर छोटा उसमें चार्ज कम रखाएगा। तो वही चीज़ है प्रैक्टिकली कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब ये हो जाता है कि अगर जिस कंटेनर का रेडियस क्या है, ज़्यादा बड़ा है, उसमें चार्ज ज़्यादा होगा, जिस कंटेनर का रेडियस कम है उसमें रेडियस चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं कि मान लीजिए कि एक कंटेनर है उसका रेडियस R1 है, इस पे पहले चार्ज जो था वो Q1 था, स्मॉल Q1, और एक और कंटेनर है जिसका रेडियस R2 है और उस पर जो चार्ज है अभी वो Q2 है, स्मॉल Q2। अभी विदाउट कंडक्शन है, मतलब दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। कैसे पता चला, तो की देखो यहाँ पे ओपन है, तो नेट चार्ज सिस्टम का कितना हो जाएगा, Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है ना। अब आफ्टर कंडक्शन क्या है कि अब इस की को जैसे ही हम क्लोज करते हैं, जैसे ही इस की को हम क्लोज करते हैं तो होता ये है कि इस बॉडी पे अब तो स्मॉल Q1 चार्ज नहीं बचेगा, तो इसको हम मान लिया कि कैपिटल Q1 बच गया और इसको मान लिया कि कैपिटल Q2 इस पे बच गया। तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 10 के लिए, लेकिन हाँ फॉर्मूला से बहुत आसान फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं। यानी कि Q1 बराबर अब कैसे निकालेंगे, तो ये 1 है तो यहाँ पे रेडियस ले लीजिएगा पहला का और R1 प्लस R2 और Q नेट। ठीक, Q नेट का वैल्यू तो पहले भी निकाल चुके हैं। अब दूसरा Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो 2 है तो यहाँ R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, अब बगल में क्या रख देंगे, Q नेट। इस तरह से हम फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर कंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर कंडक्शन हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। कंडक्शन का जो फॉर्मूला बताए थे उसके ऊपर क्वेश्चन एक दिया हुआ है, समझिए। तो कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, एक का 6 सेंटीमीटर है, एक का 9 सेंटीमीटर है। कह रहा विथ चार्ज, एक पे पहले चार्ज है 120 माइक्रोकूलम, एक पे -60 माइक्रोकूलम है रेस्पेक्टिवली, एंड प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, है ना। उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट में लाया गया, तब कह रहा है फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच अदर। तो आपको फॉर्मूला सबसे पहले Q नेट का निकालना, सॉल्यूशन देखो, है ना। Q नेट कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 120 माइक्रोकूलम प्लस
इतना -60 माइक्रोकूलम आ जाएगा प्लस 60 माइक्रोकूलम। ठीक, अब देखिए आपको निकालना है फाइनली, है ना, देखा दिया हुआ है, देन फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच अदर। तो फाइनल चार्ज के लिए क्या है, Q1 निकालने के लिए यहाँ पे R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और बगल में क्या लिखते थे, Q नेट, दैट इज R1 का वैल्यू कितना है, ये 6 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 6 ही लिख देते हैं क्योंकि इधर कट जाएगा रेशियो, इधर हो गया कितना 6 प्लस 9 और Q नेट का वैल्यू कितना है 60, आ जाएगा कितना 24 माइक्रोकूलम, है ना, 915 गुने 4 कट जाएगा, आ जाएगा। अब Q2 निकालना है तो इसका फॉर्मूला बता चुके हैं, यहाँ 2 तो यहाँ R2 लिखेंगे, नीचे दोनों का एडिशन रेडियस का, है ना, फिर Q नेट तो कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9 और इधर हो जाएगा 60, इधर आ गया कितना 36 माइक्रोकूलम। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है ना। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगला मेथड पढ़ेंगे इंडक्शन का, है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडक्शन, है ना, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इंडक्शन मेथड में क्या होता है, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, कंडक्ट होता है तो इसमें है क्या चीज़, होता कैसे क्या है, ये देखिए, कहता है कि व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, और हम कंसीडर किए हैं एग्जाम्पल में नेगेटिवली चार्ज, तो कहता है व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड नियर टू अनचार्ज्ड बॉडी, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट इसमें नहीं है ना, खाली नज़दीक में रख दिया है। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड नियर टू अनचार्ज्ड बॉडी देन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड अर्थिंग प्रोसेस, है ना, एक प्रोसेस है रीडिस्ट्रीब्यूशन और अर्थिंग, उसके बाद अनचार्ज्ड बॉडी जो है वो चार्ज हो जाता है। और इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस फाइनल चार्ज इज जस्ट अपोजिट टू द सोर्स चार्ज या चार्ज्ड बॉडी। इसको समझिए सिंपल वे में क्या है। इंडक्शन मेथड में तो पहले ये बता दें कि हमारा जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज बॉडी बन जाएगा, कौन सा मेथड से, तो उसमें दो काम होगा, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक अर्थिंग होगा, और चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, है ना, फिर भी बॉडी चार्ज हो जाता है, और वैसे प्रोसेस का नाम ही क्या दिया जाता है, इंडक्शन मेथड। अगर ये इसमें देखिए, अब सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस फाइनल चार्ज जो होता है, फाइनल जो बॉडी चार्ज हुआ है, यानी कि हम अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी कंसीडर किए हैं तो हमारा न्यूट्रल बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर हम चार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कंसीडर किए हैं तो हमारा न्यूट्रल बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा। कैसे होगा वो समझते हैं। देखिए, अब एक नेगेटिव चार्ज बॉडी ले लिए हम, है ना, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लिए, यानी कहाँ से, तो मार्केट से लेकर के चले आया। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का आइडेंटिफिकेशन, नेगेटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, है भी। और एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इसमें इक्वल है। अब इसको इंडक्ट करवाएं, इंडक्ट करवाने का मतलब नज़दीक में लाएं, पहले बहुत दूर था, अब इसको नज़दीक में लाएं। देखिए ध्यान दीजिए, नज़दीक में लाएं लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं करवाएं। जब नज़दीक में लाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक उसी समय नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको रिपेल करता है। यहाँ पे दो कहानी हो रहा है, इस बॉडी यानी न्यूट्रल बॉडी में नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर दिखने लगता है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, साथ ही साथ नेगेटिव वाले को रिपेल करता है, तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पहले देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पॉजिटिव वाला एक साइड आ गया अट्रैक्शन के वजह से, और नेगेटिव वाला दूर चला गया रिपल्सन के वजह से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक, अब हम क्या करते हैं अगला स्टेप में कि अब ये रिपल्सन कौन है, रिपल्सन जो है इसमें रिपल्सन किसके साथ हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के साथ। फिर वही चीज़ की ये सोच रहा है कि अगर हमको जगह मिलेगा तो बाहर निकल जाएंगे, तो हम क्या करते हैं अगला स्टेप में इधर अर्थिंग दे देते हैं। अर्थिंग देते हैं तो इसका जो साइड में जो नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ था वो बाहर निकल करके अर्थिंग में जाना स्टार्ट करता है। अब देखिए, इतना प्रोसेस क्लियर करने के बाद ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, है ना। अर्थिंग हुआ, तो अर्थिंग के बाद अब क्या हुआ,
नेगेटिव चार्ज तो चला गया बाहर, नेगेटिव चार्ज चला गया। अब देखिए फाइनल में क्या है ना, ये तो चार्ज्ड बॉडी था पहले जो हम लोग कंसीडर किए थे, और ये हमारा बॉडी का नेगेटिव बहुत सारा निकल गया, तो बहुत सारे अब पॉजिटिव चार्ज हो गए होंगे, है ना, और कुछ नेगेटिव बच गया। अब इसको हटा दो, हटाने के बाद अब ये बॉडी सिर्फ न्यूट्रल बॉडी बचा, है ना। इसमें अब बताओ ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। फिर से एक बार समझा देते हैं, इम्पोर्टेंट है, यही कंसेप्ट को ही समझना है। इंडक्शन प्रोसेस में पहले ये चीज़ बता दें कि इसमें देयर इज़ नो फिजिकल कांटेक्ट। हाँ, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, बट बहुत दूर भी नहीं रखना है, नज़दीक में रखना है। किसको किसको, तो एक चार्ज बॉडी को और एक जिसको चार्ज करना है यानी न्यूट्रल बॉडी को। तो हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी कंसीडर किए और एक न्यूट्रल बॉडी। अब इसको इंडक्ट करवाएं मतलब नज़दीक लेकर के गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है, इस बॉडी यानी न्यूट्रल बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज था उसको अट्रैक्ट किया, और साथ ही साथ उस समय वो नेगेटिव चार्ज बॉडी को रिपेल करने लगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यानी नेगेटिव चार्ज को रिपेल किया। तो ऐसा कंडीशन हो गया, तो इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन या पोलराइजेशन। अब क्या किए, इधर साइड में हम एक अर्थिंग कंटेक्ट क्रिएट कर दिए, अर्थिंग क्रिएट किए। तो ये तो पहले ही अंदर में तबाह था कि हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि रिपेल हो रहा था यहाँ पे, तो बाहर निकल जाएंगे। तो इसके लिए एक अर्थिंग दे दिया गया, अर्थिंग यानी कि रास्ता दे दिया गया, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर चला गया। अब देखिए जब ये नेगेटिव चार्ज चला गया है तो इसमें दोनों बराबर, यहाँ तक दोनों देखो बराबर है। अब नेगेटिव चल गया तो पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा इसमें, है ना। तो अब क्या हुआ कि नेगेटिव गया तो पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो गया। अब इसको हटा देंगे तो इसका इस पर फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, बट इसमें अब पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा एज कंपेयर टू नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि बॉडी हमारा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है। इतना तक बात समझ में आ गया। अब देखिए एक बार और यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए कहीं भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है ना, और इसका जितना चार्ज इसमें था उतना हमेशा के लिए रहा है, कहीं भी इसका चार्ज का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, इसका चार्ज का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है ना। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। चलिए अब देखिए एक नोट समझिए, कहता है रियल टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन, है ना, नॉट अट्रैक्शन। कोई बॉडी चार्ज है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो उसके रिपल्सिव नेचर से पता चलेगा, ना कि अट्रैक्टिव नेचर का। क्यों ऐसा, तो आपको शुरू में बताए थे उस समय भी कि एक चार्ज्ड बॉडी जो है वो क्या करता है, न्यूट्रल बॉडी यानी अनचार्ज्ड बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेता है, और हो सकता है अगर ये चार्ज्ड बॉडी प्लस हो और एक और चार्ज्ड बॉडी हो माइनस, तो इसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इसको भी अट्रैक्ट कर लिया, इसको भी अट्रैक्ट कर लिया। तो देखो अट्रैक्शन में हम कैसे पता करेंगे कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, ये तो चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लिया और अनचार्ज को भी अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब रियल टेस्ट जो इलेक्ट्रिफिकेशन का है वो रिपल्सन है, रिपल्सन हो रहा है। इसका मतलब जैसे कोई कह दे कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है ना, आप बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, एक बार प्लस वाला इसको एक पास ला करके नज़दीक में ले जाइएगा, यानी कि सबसे पहले फिर से समझते है ना कि ये बॉडी आपको दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये बताइए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी है ना, और वो चार्ज बॉडी कुछ भी हो सकता है। अब ये वाला चार्ज्ड बॉडी इसके नज़दीक लेके जाइएगा, तो अगर वो रिपेल करने लगा तो पक्का कहिएगा कि ये बॉडी क्या है, चार्ज्ड है। अट्रैक्ट करने लगा तो हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो रियल टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो रिपल्सिव है। नेक्स्ट हम लोग जो है अब डील करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड ऑफ चार्जिंग। दो है, बहुत जल्दी हो जाएगा, लास्ट है इसका, है ना। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड चार्जिंग का। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, फोटोन टर्म लाइट, इलेक्ट्रिक वही चार्ज से रिलेटेड। तो देखो इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि एक प्लेट दिया हुआ है ना, एक प्लेट है और प्लेट ऐसे दिया हुआ है और इस पे सनलाइट आ रहा है, सनलाइट, ठीक। अब होता क्या है समझिएगा,
यहाँ एक एटम का स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे। बीच में तो न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है। तब हुआ क्या कि जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ना स्टार्ट हुआ, यानी कि इंसिडेंट होना स्टार्ट हुआ, है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी है लाइट एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब किया, अपना अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लिया। यानी कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये प्लेट जो है कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यही है आपका फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, सिंपल वे में बता रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक मेथड में क्या होता है, फोटोन यानी कि लाइट एनर्जी पड़ता है, वही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, एक्साइटमेंट की वजह से अपना आउटर मोस्ट शेल का ऑर्बिट को छोड़ देगा, तो बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, और उड़ते हुए जहाँ जाएगा वो बॉडी को नेगेटिव चार्ज कर देगा। एक और इसी के ऊपर आधारित है थर्मो इमिशन मेथड, इसको तो समझ में आ गया है ना। दूसरा है वो भी समझ लीजिए, थर्मो इमिशन मेथड, थर्मो इमिशन मेथड ऑफ चार्जिंग। थर्मो इमिशन में क्या होता है, थर्मो जो टर्म है वो हीट से रिलेटेड है। अब देखिए सब चीज़ ऐसे ही समझना है, लेकिन अब यहाँ पे सनलाइट ना हो करके मान लो बाहर से कोई हीट एनर्जी दिया है ना, बाहर से भी हीट एनर्जी देगा, इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट से। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला ऑर्बिट से तो बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। थर्मो इमिशन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि हीट हम इसमें दिए बाहर से, है ना। नोट कर लीजिए, ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है ना। अब देखिए अब मटेरियल के बारे में बात करेंगे। वहाँ तक तो समझ में आ गया, और समझना ये है कि कोई बॉडी चार्ज कैसे हो जाता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है, तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पहले फ्री हो जाएगा ऑर्बिट से, उसके बाद मूव करने लगेगा, उसी का नाम तो फ्री इलेक्ट्रॉन दिया गया था। तो उसी के आधार पे मटेरियल को 4 भागों में बांटा गया है ना, कि किसमें इलेक्ट्रॉन चलेगा, किसमें नहीं चलेगा, किसमें कम चलेगा, है ना। इसी के आधार पे मटेरियल को 4 भागों में बांटा गया है। एक कंडक्टर है, दूसरा का नाम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर का। कंडक्टर क्या है, तो मटेरियल इन विच चार्ज, और विशेष रूप से वही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो रुकने वाला है नहीं जल्दी में, है ना, क्योंकि वो बहुत मजबूत फोर्स से बंधा हुआ है, ये बात याद रखना हमेशा। तो फिर से कंडक्टर के इसको बोलेंगे मटेरियल इन विच चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजिली एंड फ्रीली, मतलब आसानी से और फ्री मूव करेगा। वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से फ्री मूव करेगा, तो उस मटेरियल का नाम कंडक्टर देंगे। इसका एग्जाम्पल कुछ है जनरली मेटल्स, कुछ एक्सेप्शन है ना, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है क्लास 10 में, है ना। तो जनरली मेटर है, टैप वाटर मतलब नल का जो पानी है वो हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, ETC, है ना। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल लिए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली से फ्लो करेगा, और उस मटेरियल का नाम, उस बॉडी का नाम क्या कहेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। अब कोई सवाल है कि कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है ना। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो मूव करेगा, और जब वो मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कोई भी कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, एक हमारे पास आयरन का मटेरियल है और एक हमारे पास कॉपर का मटेरियल है, दोनों कंडक्टर है, लेकिन कौन अच्छा वाला कंडक्टर है, तो आपके दिमाग में आएगा कि कॉपर जो है बेटर कंडक्टर है एज कंपेयर टू आयरन। तो फिर कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन नॉर्मल कंडक्टर है, कौन खराब कंडक्टर है, इसका जवाब कौन देगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर कौन बताता है, कैसे मेजर करते हैं किसी का कंडक्टिविटी, कंडक्टर की स्ट्रेंथ। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर इज मेजर्ड बाय इट्स कंडक्टिविटी। आगे आपको कंडक्टिविटी भी पढ़ाया जाएगा, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सब चैप्टर में पढ़ना है ना। तो द स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर इज मेजर्ड बाय इट्स कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है कि अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, यानी इसका रिलेशन क्या है वो भी लिख देते हैं कि अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो वो बेटर कंडक्टर हो जाएगा, कंडक्टिविटी मोर तो वो कहलाएगा क्या चीज, बेटर कंडक्टर, है ना। यानी कह सकते हो कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर का, स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर का, ये कहानी है।
है ना, जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा वो अच्छा वाला कंडक्टर, जिसका कम कंडक्टिविटी वो नॉर्मल कंडक्टर होगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करें। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट है इंसुलेटर की बात करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है वैसा मटेरियल जिसमें चार्ज फ्लो ही नहीं करे। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं करे, है ना। मटेरियल इन भी चार्ज कैन नॉट मूव फ्रीली, मतलब नहीं फ्लो करेगा, तो ऐसे मटेरियल का नाम इंसुलेटर हो जाएगा। उसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, आउट ऑफ देम ये लिया गया है। देखो प्योर वाटर जो है वो इंसुलेटर है ना, गैस हो गया इंसुलेटर, ड्राई हेयर हो गया इंसुलेटर, यही सब। अब कहता है कि एक रबर हो गया और एक प्लास्टिक है, इसमें कौन अच्छा वाला इंसुलेटर है, तो आपका जवाब आएगा कि रबड़ अच्छा वाला है। तो इंसुलेटर का कैपेसिटी, इंसुलेटर का स्ट्रेंथ कौन बताता है, उसका तो कंडक्टर का तो कंडक्टिविटी बताया, ठीक उसी तरह से इंसुलेटर का स्ट्रेंथ बताने के लिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डिफाइन किए हैं, उसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यही बात है। यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा हो जाता है सब लोगों को कि लोग कंडक्टर को ज़्यादा वेटेज देने लगते हैं एज कम्पेयर टू इंसुलेटर। इसको समझते हैं खराब चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक में जितना तेल का ज़रूरत है ऑयल का, उतना ही ब्रेक का ज़रूरत है ना। ब्रेक समझ लो इंसुलेटर को और ऑयल समझ लो कंडक्टर को, है ना। अगर तेल पूरा भरा हुआ है और बाइक में ब्रेक नहीं है तो चांस क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो यही बात था। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग सेमी कंडक्टर की बात करेंगे। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर, मतलब कुछ इसमें इंसुलेटर का भी प्रॉपर्टी है, कुछ कंडक्टर का भी प्रॉपर्टी है। तो इसको देखो कैसे टेक्निकल वे में समझते हैं। कहते हैं कि ये कम टेम्परेचर पे एट लो टेम्परेचर लिख लो। एट लो टेम्परेचर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, हाई टेम्परेचर पे यही मटेरियल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कैसे वो देखो, जैसे लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर आराम से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं है ना। तो सब इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कौन चलेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यही वाला पार्टिकल, यही वाला एटम है या फिर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो घूमते घूमते हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए अपने ऑर्बिट में, एक्साइटमेंट की वजह से, ज़्यादा एनर्जी की वजह से। तो जैसे ही इसमें ज़्यादा एनर्जी गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का, और फेंका गया बाहर, है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया यानी फ्री चार्ज, यही तो कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, और यही मटेरियल अब हो जाएगा क्या चीज़ का, कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह। तो देखिए बात यह है कि सेमीकंडक्टर में लो टेम्परेचर पे वो मटेरियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, हाई टेम्परेचर पे वो कंडक्टर की तरह। इसका मल्टी जो प्रॉपर्टी के वजह से इसका मल्टी यूज है ना। जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से, है ना, लगभग में ये सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है। इसका एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो। एग्जाम्पल इसका एक फेमस सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ETC बहुत सारे होंगे। अब एक लास्ट ये बचता है, ये सिलेबस में तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। ये सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं, दुनिया इसी को अब खोज में लगा हुआ है ना, कि इसके साथ हम कैसे ऑपरेट करें हमारे सिस्टम को, है ना। सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कि करंट बहुत तेजी से पास करेगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है। वैसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस क्या है, जीरो होता है। बहुत सारे हमारे कंडक्टर ऐसा है जो कि सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन कितना टेम्परेचर पे, एट वेरी लो टेम्परेचर यानी नियर अबाउट 10 केल्विन से नीचे, है ना। 10 केल्विन से नीचे बहुत सारे मटेरियल है जो कि कंडक्टर में वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे बहुत जाने पे उसका रेजिस्टेंस जो है जीरो हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, है ना, ये था हमारा मटेरियल का कैटेगराइजेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की मटेरियल को 4 पार्ट, विशेष रूप से 3 ही पढ़ना है आपको, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की ओर। हाँ, अब देखिए एक लास्ट टॉपिक है इसमें, है ना, कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप 8th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ना था इसको, है ना। एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है क्या चीज़, एक ऐसा डिवाइस है जो वो 3 काम में पता लगाता है, यानी 3 काम वो करता है। उस डिवाइस के हेल्प से हम 3 चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। कौन कौन? सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ चार्ज, मतलब देखिए कि अगर ये बॉडी है और कोई कहेगा ये बॉडी चार्ज है या नहीं, तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, यानी प्रेजेंस ऑफ चार्ज पता लगाता है।
अगर ये बॉडी चार्ज है तो फिर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है। और अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो कितना पॉजिटिव चार्ज है, यानी अमाउंट बताता है। यानी कि सिंपल है, पहले तो बताया कि चार्ज है या नहीं, तो बोले चार्ज है, तो कैसा चार्ज है, तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यानी नेचर बता दिया। अब कितना चार्ज है ये भी बताता है, ये तीनों चीज़ बताता है। क्लास 12th में इसका मोर एंड मोर है ना एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अभी 10th का ये चूंकि लेक्चर है इसलिए नॉर्मल वे में इसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन ये है, एक ग्लास जार है जिससे हवा निकाल दिया जाता है, और गोल्ड लीफ इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि एक मेटालिक रॉड है, मेटालिक रॉड के एक एंड में दो सोने का पत्ता बहुत पतला है ना लगा दिया जाता है, और दूसरे एंड में एक मेटालिक डिस्क लगा दिया जाता है, और रबर कॉर्क से इसको पैक कर दिया जाता है। ये मेटालिक रॉड है और इससे हवा बाहर निकला हुआ है, अगर हवा रहेगा तो ये दोनों को वो डिस्टर्ब कर देगा। इतना पतला ये है कि उड़ने लगेगा, है ना, इसलिए एयर को हटा दिया ताकि प्रैक्टिकल बहुत अच्छा ढंग से हो। और ये ग्लास जार ट्रांसपेरेंट है कि बाहर से हम देख पाएँ, और ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से ये तीनों काम हम पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, 12th में ये पढ़ना है ना। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही तक। अगला जो हमारा आएगा लेक्चर उसमें हम लोग कूलम्स लॉ और टीएमएच का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब करेंगे। ठीक है, बाय।